टिकट बंटने के बाद बीजेपी में भगदड़। लेकिन कंफ्यूज्ड क्यों है इंडिया? ये बड़ा सवाल, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर, दोनों स्टेट में इंडिया गठबंधन ने अपनी ओर से सूची जारी करने में पहल कर दी है। इंडिया गठबंधन बोले तो सही नहीं होगा, बीजेपी ने दोनों जगहों पर, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, पहली सूची जारी की है। लेकिन एनडीए गठबंधन की ओर से तो यह पहल हुई, मगर इंडिया गठबंधन की ओर से यह पहल नहीं हुई। अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। हाँ, अखिलेश यादव जी की ओर से जरूर जारी हो गई, लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के लिए सूची जारी की, महाराष्ट्र के लिए भी कुछ नामों की घोषणा हुई है उनकी पार्टी की ओर से, मगर इंडिया गठबंधन एक साथ कोई ऐसा फैसला लेकर नहीं आया है। आज कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग होने वाली थी। जिसमें के नॉमिनेशन प्रत्याशियों के नाम तय होने थे, महाराष्ट्र के लिए भी और झारखंड के लिए। लेकिन दोनों स्टेट के लिए ये बैठक टाल दी गई और ये बैठक अब कल होगी। पूरा कांग्रेस का जो दफ्तर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी का जो दफ्तर 24 अकबर रोड दिल्ली में है, वहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है। प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं और कम से कम 3 दावेदार तो हर सीट पर हैं, उनके साथ भी लोग आए हुए हैं। पूरा जो कैंपस है ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। मैं आज वहां गया था, इसलिए ये बात बता रहा हूं। वहां आज बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज घोषणा नहीं हुई, तो थोड़ी मायूसी भी है कि घोषणा सबको जरूरी है कि सीटों का पता चले, किस जगह से कौन टिकट किसको मिला है उसका पता चले। तो एक तरफ ये है इंडिया गठबंधन में ये कंफ्यूजन क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन में ये कंफ्यूजन है या नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों ऐसा बोले। इस पर भी हम बात करेंगे। और बीजेपी ने जो झारखंड में पहली सूची दी, उसके बाद महाराष्ट्र में पूरे 99 प्रत्याशियों की सूची दी है। हालांकि बीजेपी ने जो सूची जारी की है प्रत्याशियों की, इसमें ज्यादातर वो नाम हैं जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं, जो इन्होंने पिछली बार भी लड़ा था और सफलता हासिल की थी। इस रूप में देखें, बहुत कम लोगों के टिकट कटे हैं, तो ये ऐसे नामों को जारी करना थोड़ा आसान होता है। और लेकिन मूल बात यह है कि घटक दल के बीच समन्वय है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। समन्वय हो तो सब कुछ ठीक है, प्रत्याशी किसको दे रहे हैं ये दल का मामला है, लेकिन घटक दल के साथ में एक समन्वय होना चाहिए। हम आपको प्रत्याशियों की सूची अगर दिखाएं, पढ़ के तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये सूची है, बीजेपी की पहली लिस्ट है। 99 नाम इसमें तय किए गए हैं और ये सूची आपके सामने है। कभी आप इसको स्क्रीन को रोक करके देख सकें, इसलिए मैंने ये सूची आपको दिखलाई है, ताकि पता चल सके कि कहां से कौन खड़ा है। इसी सूची में आखिरी जो सूची है, उसमें दाहिनी तरफ आजसू के भी उम्मीदवारों की घोषणा है झारखंड से। झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अब इसको पार्टी लिख रहे हैं, आजसू, कभी पार्टी बोल के नहीं थी, आजसू ही थी। लेकिन आजसू में 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, जिसमें प्रमुख बात है कि सिल्ली से सुदेश कुमार महतो चुनाव लड़ेंगे, जो बीते 2 बार से चुनाव वहां जीत नहीं सके हैं। तो इस बार 2 जगहों, हालांकि 10 सीटों पे आजसू को लड़ना है, लेकिन सिर्फ 8 का ऐलान हुआ है। और बीजेपी ने भी जो ऐलान किया है, उसमें से 68 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, झारखंड में 66, यानी 2 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। दोनों के बीच हो सकता है सहमति का अभाव हो,
लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक सीटों की घोषणा हो गई है, 2 को छोड़कर, जहां तक एनडीए का सवाल है। इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा बीजेपी में जो भगदड़ मच रही है उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि झारखंड में जिस तरीके से टिकट बटे, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बाप बेटा दोनों को टिकट दे दिया गया, और इस वजह से इस वजह से बोले या अन्य वजह से बोले, जैसे पोटका में बीजेपी की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने बगावत कर दी है। आप देखेंगे अर्जुन मुंडा की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, मीरा यादव को, मीरा मुंडा को, तो उनके प्रति भी एक बगावत का सुर देखने को मिल रहा है। तो जो परिवारवाद दिखा है, खास करके मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान राज्यपाल उड़ीसा के रघुवर दास, उनकी बहू को जो टिकट दिया गया है उस पर भी खासा रोष है। इस रोष का प्रदर्शन हालांकि कोई बड़ा नेता तो करने नहीं आया है अभी तक, लेकिन कार्यकर्ता लेवल पर रोष है। हाँ, एक बात और हुई है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि राज्यपाल रघुवर दास ने कहा है कि वो छुट्टी लेकर के अपनी बहू को के लिए चुनाव प्रचार करने आएंगे। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि राज्यपाल चुनाव प्रचार करने आएंगे छुट्टी लेकर के। छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर वो वापस राज्यपाल हो जाएंगे। तो राजनीतिक दलों से उससे तटस्थ होकर के जो अपेक्षा राज्यपाल से रहती है उसका तो सत्यानाश कर दिया गया है कि राज्यपाल अब चुनाव का प्रचार करेंगे। देखिए, ये बात, इसकी कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है। जमशेदपुर ईस्ट से रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ने जा रही है, और यहीं से कांग्रेस के बड़े नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो ताल ठोक रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सीनियर नेता हैं, तैयारी कर रहे हैं, चुनाव के मैदान में हैं। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि उनको टिकट मिल सकता है, मिलने जा रहा है। तो उस पर इन्होंने बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया जताई है। आपको सुनना बहुत जरूरी है, हम आपको सुनाते हैं। इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब बोले कि हम छुट्टी लेके यहाँ रहेंगे, कोई संविधान नाम की चीज है क्या? आप इस्तीफा दे दो ना, आप प्रचार कर। अगर देश की जो है संविधान को जो है ना चीज मत कीजिए। हम तो लिखित देंगे, हम तो एक आदमी को पूरी तरह से कैमरा के साथ उनके घर के सामने लगा दें, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है, हम डरते हैं देश के संविधान का जो है ना पूरी तरह से जो है बर्बाद करने का, जो है चीट करने का जो इन्होंने जो काम किया है। खुल के जो रघुवर जी बोल रहे, तो रघुवर जी आपको एक मैसेज है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा आपके घर के बाद, यहां तो आप इस्तीफा दीजिए अपने राज्यपाल के पद से। राजनीति करना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या ये संवैधानिक पद पर इलेक्शन कमिश्नर हो, अलग अलग संवैधानिक पद के लोग, राजनीति हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जब हमारे देश की संविधान बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये हम लोग ने सुनिश्चित कर दिया था कि संवैधानिक पद पर लोग राजनीति नहीं करें। तो आप सुन रहे थे, ये दर्द है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जमशेदपुर पूर्व से प्रत्याशी हो सकते हैं, नाम की घोषणा होगी तो। इन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्यपाल कैसे ऐसा कर सकते हैं, उनको अगर चुनाव प्रचार करना है तो राज्यपाल का पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। बहुत जेन्युइन बात है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रत्याशी होने वाले, किसी भी नागरिक का यही प्रश्न होगा। राज्यपाल को हमने देखा जब हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो किस तरीके से राज्यपालों को जुटाया गया। तो राज्यपाल की मर्यादाओं को भंग करने का
खत्म करने का, उसकी डिग्निटी नष्ट करने का भी एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। और हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि ऐसे तो हम बता भी सकते हैं, बताएंगे, लेकिन एक ट्वीट हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और वो ट्वीट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है उसको लेकर के एक पत्रकार ने क्या सोचा है, क्या उसका हम थोड़ी देर में आपको ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिए खासा चिंताजनक है। बहरहाल हम विषय पर लौटते हैं, थोड़ी देर में हम वो जो बात कह रहे हैं कि दिखाएंगे वो भी जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने चुनाव में अपनी सीटों की घोषणा की, एनडीए ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी के भीतर भी प्रत्याशियों के चयन में देरी हो रही है? एक प्रश्न उठता है, हालांकि ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि देरी हो रही है इसका मतलब कोई समय निकला जा रहा है, समय तो निकला नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ भी कौन लीड करता है, कौन आगे आता है, किसको कितना ज्यादा चुनाव प्रचार का टाइम मिलता है, ये चीजें पहले क्यों नहीं कर ली गई? ये सारी बातें, ये सारे सवाल उठते हैं और इसका जवाब देना चाहिए। आप ये देखें कि अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में अभी बहुत मीडिया में चर्चा है। वो क्या चर्चा है कि अखिलेश यादव जी को महाराष्ट्र में ज्यादा सीट चाहिए, वो 12 सीट की 16 सीट पर लड़ने की बात वो कर रहे हैं। और इसके अलावा 8 सीटों पर तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अबू आजमी जी ने उनके सामने जिस भाषा में 8 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, वो कहीं से भी उसका बचाव नहीं हो सकता। दो बातें हैं, इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है, इंडिया गठबंधन क्यों बना था, इंडिया गठबंधन का बेनिफिशियरी कौन है, इस पर बात करने की जरूरत है। जब ये बात उठती है कि किसको कितना सीट और टिकट मिल रहा है और क्या नहीं, हम थोड़ी बात याद दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना तो क्या बिहार में आरजेडी को फायदा नहीं हुआ? सबसे ज्यादा फायदा तो आरजेडी को हुआ। पहले कितनी सीटें थी और अब कितनी है? उत्तर प्रदेश में क्या इनको फायदा नहीं हुआ? ये अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ी पार्टी बन करके 37 सीट जीत करके सामने आए, बीजेपी को हराया। इंडिया गठबंधन बनने से महाविकास आघाड़ी को फायदा नहीं हुआ। शिवसेना हो, शरद पवार हो, दोनों पार्टियां टूट गई थी, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद कांग्रेस का भी फायदा हुआ, उन सबका भी फायदा हुआ। इंडिया गठबंधन बनने के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं बनी। वो उमर अब्दुल्ला जो लोकसभा चुनाव हार गए थे। भाई इंडिया गठबंधन में महबूबा मुफ्ती भी हैं सैद्धांतिक तौर पर, और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने से कांग्रेस को कहां फायदा हुआ, लेकिन सहयोगी दलों को ज्यादा हुआ, स्पष्ट है और वो दिख रहा है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 9 सीटों पर फिलहाल उपचुनाव होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी एक तरफा सीटों की, तो उसको माना गया कि हरियाणा का जवाब है। माना गया, उन्होंने कहा तो नहीं था, माना गया। हरियाणा में क्या जवाब है कि उनको हुड्डा जी ने कहा कि भाई उनकी हैसियत नहीं है कि यहाँ उनकी पार्टी को सीट दी जाए। तो इसके क्या परिणाम हुए? इसके परिणाम हुए कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यही तो है। क्या समाजवादी पार्टी कोई सीट जीतने की स्थिति में थी? समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो कोई सीट जीत जाती। अगर ऐसा होता तो जब महाराष्ट्र आप पहुंच गए 8 एमएलए की घोषणा, 8 प्रत्याशियों की घोषणा करने, तो हरियाणा भी पहुंच गए होते। लेकिन वहां समाजवादी पार्टी कुछ है ही नहीं।
कांग्रेस फायदा ले सकती थी कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को, बैटरी ऑफ लीडरशिप को सामने रख करके, भाई अखिलेश यादव हो सकता है कि उनके कहने से कुछ यादव वोट कर जाते, हो सकता है तेजस्वी यादव को लाने से वहां कुछ यादव वोट कर जाते, अहिरवाल इलाके में कुछ फायदा हो जाता, ये हो सकता है। ये लूज किया कांग्रेस ने, ठीक है, उससे वो सबक भी सीखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में आप 9 सीटों में से सभी सीटों की घोषणा कर देंगे अपने मन से, बिना पूछे हुए, बिना बात किए हुए, 6 सीट 7 सीट, लेकिन किया। और उसके बाद महाराष्ट्र में पहुंच करके 12 सीट और 16 सीट की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी किस रूप में मांग रही है, कैसे मांग रही है? उन्होंने 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का अबू आजमी से ऐलान करा दिया, प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी, और सबके सब प्रत्याशी मुसलमान हैं। आप समझिए, समाजवादी पार्टी जिसने पूरे 5 साल वहां कोई एक्टिविज्म नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया, और चुनाव के समय में 8 जगहों से 8 मुसलमान को खड़ा कर देते हैं और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। तब तो वो AIM के असदुद्दीन ओवैसी भी 8 जगह 10 जगह खड़ा करते ही रहते हैं उम्मीदवार, तो क्या चुनाव जीत जाते हैं? भैया असदुद्दीन ओवैसी भी तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, तो क्या उनको इंडिया गठबंधन में जगह दी जानी चाहिए? क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि उनका व्यवहार भी भारतीय जनता पार्टी जैसा है, सांप्रदायिक व्यवहार दिखता है। तो क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जो सीटों का ऐलान कर रही है, ये ऐलान क्या असदुद्दीन ओवैसी से मिलता जुलता नहीं है? समाजवादी पार्टी के पास में कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं थे, कोई सिख उम्मीदवार नहीं थे, कोई और दूसरे नहीं थे, 8 के 8 मुस्लिम उम्मीदवार थे। इसका मतलब है आपके पास जिताऊ उम्मीदवार थे ही नहीं। आप सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि हम मुसलमान उम्मीदवार देकर के मुस्लिम वोट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी इस नकारात्मक क्षमता के लिए हमें इंडिया गठबंधन सीटें दे, चुनाव लड़े। कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? कितनी घृणित राजनीति है ये। अगर समाजवादी पार्टी को टिकट लेना है तो क्या इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके टिकट लेंगे? इंडिया गठबंधन के भीतर में ये आशंका पैदा करेंगे कि मुस्लिम वोट्स बट जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे, या नहीं भी जीतेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। अब यहां पर मैं फिर से लौटता हूं कि इंडिया गठबंधन में फायदा किसको हुआ? आज अखिलेश यादव बड़े नेता बनने के लिए दिख रहे हैं, बनते दिख रहे हैं, किसकी बदौलत? अगर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के मूल स्तंभ के रूप में काम नहीं किया होता तो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले भी मिलकर चुनाव लड़ी, विधानसभा चुनाव हारे थे, दोनों हारे थे। क्यों हारे थे? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी चंद्रशेखर आजाद को बुलाते हैं, अखिलेश यादव जी मुलाकात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद फोटो खिंचा के ट्विटर पे डाल देते हैं, सबको पता चल जाता है कि इनके बीच मुलाकात हुई है, और लेकिन गठबंधन नहीं करते। तो आज चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि ये मेरा वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हमको फायदा देना नहीं चाहते हैं, और उल्टा अखिलेश यादव का नुकसान करते हैं। क्या एक बुद्धिमान नेता का ये कर्तव्य होता है? या तो चंद्रशेखर आजाद को जोड़ लेते, नहीं तो आप परसेप्शन फैलाने दिए कि देखिए हम गए थे उनके पास में, फोटो भी खिंचवाया, और हमको वो देना नहीं चाहते, केवल हमसे समर्थन लेना चाहते। तो ये लीडरशिप है आपकी। आप मायावती जी के भी साथ में चुनाव लड़े, मायावती जी को भी साथ नहीं रख सके। आपने अपनी पार्टी को इस तरह से बना के रखा कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां, उनके नेता आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। इन सब परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने स्वीकार किया, इंडिया गठबंधन में जोड़ा। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ। क्यों? इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में लोकतंत्र पर हमला कर रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों को नष्ट कर रही है,
जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर कब्जा कर रही है, जुडिशियरी पर कब्जा कर रही है, चुनाव आयोग पर कब्जा कर रही है, पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर रही है, इसको अगर रोका नहीं गया तो विपक्ष के सारे नेता जेल में होंगे और हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस लड़ाई के सामने, इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को आप हरा देंगे, यही आपकी क्षमता है। खुद तो जीत नहीं सकते, अपने दम पर जीत लेते तो जाके हरियाणा में जीत लेते ना, महाराष्ट्र में भी अपने दम पर जीत लेते, जाके जीतिए। अगर आपकी इच्छा अगर इंडिया गठबंधन को ही हराने की है, बीजेपी आपकी प्राथमिकता में नहीं है और गठबंधन की एकजुटता आपकी प्राथमिकता में नहीं है, तो आप करेंगे ऐसा। और ये जो हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है और ये मैंने तो समाजवादी पार्टी के उदाहरण से बताया है, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो ये बात समझनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति है और महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की चाहत थी कि ये लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए हो या इंडिया बनाम महायुति हो। तो समाजवादी पार्टी को वो अपने साथ इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जोड़ने के हिमायती हैं। और चूंकि उद्धव ठाकरे वहां सब चीज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात हुई है, बात हो रही है, चीजें सामने आएंगी। लेकिन बात होने से, अंदर खाने बात होने से पहले बाहर डंका पीट रहे हैं। भाई अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं? मैंने एक जगह आपको पांव पसारने के लिए दो चार लोगों ने बुला क्या लिया, दो चार नेताओं ने, तो आपने उसको टिकट देने के भाई टिकट देंगे तो आपका स्वागत करेगा ही लोग। अरे इंडिया गठबंधन से टिकट मिले ऐसी उम्मीद रहे तो और भी स्वागत होगा। इस स्वागत में भी इंडिया गठबंधन है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता बन के जाइए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पता लग जाएगा कि कितने लोग आपके स्वागत में खड़े होते हैं। इंडिया गठबंधन में रहिएगा, खूब स्वागत मिलेगा, खूब सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन को हराने के लिए अगर आपका कोई प्रयास उसमें आ गया तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, दुत्कार मिलेगी। पीडीपी को मिली है ना भाई, जम्मू कश्मीर में पीडीपी को मिला है कि नहीं जवाब? वैसे ही जवाब मिलता है। जनता सब चीज समझती है। तो कांग्रेस पार्टी को हर बात के लिए दोष दे देना, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी भी हर तरह से खाने में लगी है, उस जीतता हुआ हरियाणा उससे छीन लेती है। कांग्रेस को किस तरह से बर्बाद किया जाए इसमें बीजेपी लगी हुई है और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी कांग्रेस पर ही हमला करेंगे। तो काहे को हो इंडिया गठबंधन में? चले जाओ, 5 लोकसभा सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा अपनी ताकत पर, 5 ही मिलेगा। आज 37 है, 37। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है, अखिलेश यादव की ताकत नहीं है। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि 5 से 37 सीट पर आप पहुंचे हैं और इस सच्चाई को आप दरकिनार कर देंगे। जाके महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम करेंगे। तो इस संभलने के लिए 1 से 2 दिन बचा है और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज जाती है, समाजवादियों के बीच भी जाती है, कांग्रेस के बीच भी जाती है। और चेत जाइए, बीजेपी के भीतर जबरदस्त घमासान है, जनता बीजेपी से गुस्सा है, हर जगह खदेड़ने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अगर उस चीज को आप समेट नहीं पाएंगे और उसके बाद इसलिए कि अपना स्वार्थ हावी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक रूप से स्वयं का भी नुकसान करेंगे, पूरे अपोजिशन का नुकसान करेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझिए कि इस बात को समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। कांग्रेस तो समझ ही रही होगी, उस पर तो आपदा की तरह ये बातें लगती हैं और समाजवादी पार्टी को समझना ज्यादा जरूरी है। ये हालांकि सुकून की बात है कि महाराष्ट्र में ऐसा है तो वहां उसको संभालने के लिए लोग भी हैं। शरद पवार जैसे लोग हैं, उद्धव ठाकरे जैसे लोग हैं,
और ये स्थिति संभल भी जाएगी। लेकिन वक्त पर सही बात बोलना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी चर्चा आरजेडी की भी कर लें। आरजेडी को चाहिए 7 सीट झारखंड में। कभी 5 एमएलए थे आरजेडी के, बात सही है, लेकिन इस 5 साल में आरजेडी ने अपने संगठन को झारखंड में बनाने या बढ़ाने के लिए क्या किया? आपके एमएलए टूट टूट के बीजेपी में चले गए, और आज आपका न कोई कार्यक्रम था न नीति थी, और आज इलेक्शन लड़ने आए इंडिया गठबंधन के दम पर, और आपको 7 और उससे भी ज्यादा सीटें चाहिए। झारखंड में जो राजनीति बदली है उसमें भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी को सीट देने की आवश्यकता है। वो जीतेगी, उसका जनाधार है। उसको थोड़ा समर्थन इंडिया गठबंधन से मिल जाए तो वो 4 या 5 सीटें जीत सकती है। तो उसके लिए सीट कैसे निकाली जाए, इस पर जेएमएम ने, कांग्रेस ने, दोनों ने कहा कि 2-2 सीट हम निकाल देते हैं, 4 हो जाएंगे, एक आरजेडी से ले लेते हैं, 5 हो जाएंगे। तो ये 5 सीट में हम किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे, और कुछ होगा तो और देखेंगे। तो इस तरीके से हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 पर लड़ेंगे और बाकी 11 सीटों पर गठबंधन होगा। तो आरजेडी के तन बदन में आग लग गई भाई। मनोज झा जी ने कहना शुरू किया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे कहा नहीं गया, हमसे बताया नहीं गया, सीटों की घोषणा कर दी गई। इसको सीटों की घोषणा नहीं बोलते हैं। 11 सीटें हैं और 11 सीटें लड़ने की हैसियत आरजेडी की नहीं है झारखंड में, लेकिन विरोध करना है। इंडिया गठबंधन के विरोध में बोलना बहुत आसान है। बिहार में आपने क्या किया है? भाई इलेक्शन लड़ रहे, कितनी सीटें कांग्रेस को दे दी है? सब जगह अपने नेता के रिश्तेदारों को इसको टिकट बांट दिया। बांटा है कि नहीं बांटा आरजेडी ने? तो आप अपने जगह मनमानी कीजिए, आप किसी से ना पूछिए। और वहां सबसे 2 प्रमुख पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जो सबसे बड़ी 2 प्रमुख पार्टी है, वो मिलकर कोई फैसला भी ना करें। उस फैसले में आप शामिल होइए, इसका आग्रह होना चाहिए। ये फैसले में शामिल आप रहें, ये भी होना चाहिए। लेकिन फैसले में शामिल नहीं है, ये कैसे निर्णय निकाल लिया? केवल 70 सीटों की तो घोषणा हुई है, और ये 70 सीटें इन दोनों की है। 11 सीटों में ही आपका स्टेक है, तो उस पर आप पे बात होगी। इससे ज्यादा का स्टेक है तो आप बैठक में रखिएगा। तो ये चीजें जो हैं इंडिया गठबंधन में, हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने, जो घटक दलों ने, ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की ठेकेदारी कांग्रेस की है, और बाकी दलों की जो जिम्मेदारी है उसको केवल इंडिया गठबंधन का फायदा लेने की है। वो सिर्फ फायदा लेने के लिए इंडिया गठबंधन में आए हैं, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, उनको केवल चाहिए। तो ऐसे तो गठबंधन नहीं चलेगा। आप इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसे ही फायदा पहुंचाना है तो गठबंधन को फिर करने की जरूरत नहीं है भाई। फायदे का वक्त आया तो गठबंधन चाहिए, सैक्रिफाइस करने का वक्त आया तो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सरासर एक गलत चीज, गलत प्रवृत्ति सामने आ रही है। मैं अब एक ट्वीट जिसकी चर्चा कर रहा था उसको सामने रखता हूं, फिर हमारे दर्शक भी बहुत कुछ बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होऊंगा। लेकिन देखिए, ये मुकेश कुमार जी का ट्वीट है। डॉक्टर मुकेश कुमार, आप जानते हैं, सत्य हिंदी के एंकर हैं, संपादक हैं। उन्होंने लिखा है, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ का यह बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला न्याय के सिद्धांतों और कानूनी आधार पर नहीं किया। वे कह रहे हैं कि मैं देवी के सामने बैठ गया और उनसे समाधान पूछने लगा, यानी एक हिंदू देवी से एक ऐसे विवाद का समाधान मांग रहा था जिसमें 2 धार्मिक समुदाय एक दूसरे के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में वही होना था जो हुआ, पलड़ा हिंदुओं की तरफ झुका दिया गया। अब सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम जज
किसी ऐसे विवाद का समाधान खुदा से मांगे जिसमें हिंदू मुसलमान शामिल हो तो क्या होगा? क्या इस पर विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा कि देखिए अब न्यायपालिका भी धर्म के आधार पर काम करने लगी? उस जज की तो अब तक लानत मलामत कर दी गई होती, लेकिन चंद्रचूड़ बच जाएंगे। वे घर पर गणेश जी की राजनीतिक वंदना करवाकर भी बच गए। बहुत सारे फैसलों से उन्होंने हिंदुत्ववादी सरकार की मदद की और जाते जाते क्या क्या करेंगे पता नहीं। वैसे इस समय इस तरह की भाषणबाजियों के भी मायने हैं। क्या यह भविष्य की योजना है? एक और जरूरी बात यह है कि इससे पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका किस किस तरह के सांप्रदायिक, जातिवादी और वर्गवादी पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ऐसे में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं न्याय की कितनी उम्मीद रख सकते हैं? और ये तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बोल रहा है। सोचिए कि निचली अदालतों के जजों का क्या हाल होगा। ये बताना आपको बहुत जरूरी था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते होते उनकी कौन सी छवि हमें दिख रही है, वो कौन सी अपनी छवि दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक दबाव है, कोई पॉलिटिकल इकोसिस्टम है? एक तरफ जस्टिस गवई जी ने भी कल ही भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत बात है कि न्यायाधीश राजनीतिक पक्ष को क्लियर करते हैं, जीतने के बाद सांसद बनते हैं। ये न्याय को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें एक तरफ जस्टिस इस तरह से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह से बात कर रहे हैं, ये खुलासा कर रहे हैं कि राम मंदिर के राम जन्मभूमि विवाद में फैसले से पहले वो देवी के सामने बैठ गए और उनसे ज्ञान मांगने लगे, दर्शन मांगने लगे, ध्यान करके उनसे समाधान मांगने लगे। तो डॉक्टर मुकेश कुमार ने सवाल उठाया है कि अगर कोई जज मुस्लिम होता और वो खुदा से मांगता ऐसे ही हिंदू मुस्लिम विवाद में, तो परिणाम क्या आते? और इस बात को जब वो नुमाया करता, उसको जब दुनिया के सामने रखता, बताता, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? ये बात भी सामने है। हालांकि मैं एक बात और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आपके से शेयर करता हूं। थोड़ी देर पहले हमने डीबी लाइव में भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि इस देश की न्यायपालिका को, जुडिशरी को संसद में विपक्ष की तरह नहीं होना चाहिए। सुन के आपको कैसा लगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात कहा किसने? क्या संसद में विपक्ष की तरह न्यायालय काम कर रहा है क्या? उससे कोई अपेक्षा की जा रही है? लेकिन न्यायालय ये समझे कि देश में जितने मामले होते हैं, जितनी शिकायतें होती हैं, वो सब, उनमें से ज्यादातर शिकायतों में चाहे तो राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार पार्टी रहती है, पार्टी। और न्यायालय को जनता के तरफ से या जनता की ओर से सोचना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है। वो अगर सत्ता के साथ खड़े हो जाने लगे तो न्याय कैसे होगा? मैं यहां दूसरे तरीके से बात भी रखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह क्यों नहीं कहा कि न्यायपालिका को सत्ता के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? ये बात भी उतनी ही सही होती जितनी बात ये कि न्यायालय को विपक्ष की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे सदन में किया जाता है। तो माइंडसेट देखिए, माइंडसेट अपोजिशन के अगेंस्ट में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। माइंडसेट सत्ता के टुवर्ड्स सत्ता है। अगर टुवर्ड्स सत्ता नहीं होती, अगेंस्ट सत्ता होती, तो उनकी भाषा ये होती कि न्यायालय को सत्ता के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए।
हालांकि इनमें दोनों में से कोई बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। न्यायालय किसी के साथ क्यों खड़ा होगा? न्यायालय तो अपनी आंखों में पट्टी डाल करके पक्षपात से रहित होकर के न्याय करता है। लेकिन अब फिर से समझिए उस बात को, इन्हीं मुख्य न्यायाधीश ने न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी हटा दी है, क्योंकि वो पक्षपात, वो चेहरा देखकर न्याय करना चाहते हैं। विपक्ष को वो साथ नहीं मानते, विपक्ष के साथ होना न्यायालय को नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सत्ता के साथ न्यायालय को होना चाहिए? इस पर मौन है, इस पर चुप हैं। वो केवल बोल रहे हैं विपक्ष के साथ न्यायालय को नहीं होना चाहिए। यहीं पर यही आंखों की पट्टी खोलने का राज है। चेहरा देख करके न्याय करो, यह है आंखों की पट्टी खोलने का मतलब। न्याय की देवी के आंखों से जो पट्टी खोल दी गई है, और उसको यह कहते हुए खोला गया है कि न्याय अंधा नहीं होता है। आज के लोग विद्वान हो गए, और इससे पहले जो आंखों की पट्टी लगा करके न्याय कर रहे थे हमारे सारे चीफ जस्टिस, जजेज, वो मूर्ख थे। हाँ, वो न्याय की देवी को अंधा मानते थे। शर्म आनी चाहिए इस सोच पर कि हमारे पूर्वज सब गलत सोच रहे थे और हम बहुत सही सोच रहे। न्याय की देवी की आंखों में पट्टी डली होती थी, वो गलत सोच थी। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी हमने, ये सोच के कि वो अंधी अब नहीं रही। आपने आंखें दे दी क्या? न्याय की देवी की आंखें दे दी आपने, क्षमता है, औकात है न्याय की देवी की आंखों में रोशनी देने की। आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, न्याय की देवी की आंखों में रोशनी दे रहे हैं, अंधापन दूर कर रहे हैं। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। हम अपने पूर्व चीफ जस्टिसेस के साथ हैं जिन्होंने न्याय की मूर्ति की आंखों में पट्टी बांधी और बंधे रहने दी। अब मैं इस विषय से थोड़ा हटता हूं। देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार हैं, नमस्कार हैं, आप सबका नमस्कार है, और बहुत तेजी से मैं नमस्कारों को आदर के साथ आगे बढ़ाते हुए चलता हूं, और आगे मैं कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं की तलाश करता हूं जिसका जवाब दिया जा सके। सभी नमस्कार को स्वीकार कर रहा हूं, और आगे मैं प्रतिक्रियाएं तलाश रहा हूं। श्री किरणजीत में आकर रुकता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुणे में कहा, अयोध्या का निर्णय कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब भगवान के सामने बैठा तो भगवान ने कहा, फिर निर्णय दिया। क्या मजाक चल रहा है? ऐसे पद पर बैठकर बोलना। मैं इस विषय को एड्रेस कर चुका श्री किरण जी, आपको जवाब मिल गया होगा। और इसी तरीके से आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, सुकुमार बिश्नोई जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी आपकी एक एक बात बिल्कुल सच है, 100%। ज्योति जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, राहुल गांधी जी से आपकी बात हो सके तो उनको बोलिए महाराष्ट्र पे ज्यादा ध्यान दें। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल संदेश जाना चाहिए। हमारा संवाद सबके बीच जाता है। मैं अलग से कोई प्रयास नहीं करता हूँ, बात नहीं करता हूँ। मुझे जब कोई बुलाते हैं तब मैं मिलने जाता हूँ। मैं किसी को फोन नहीं लगाता। ये अहंकार नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है, नीति है। हम पत्रकारिता करते हैं। मैं किसी को सलाह क्यों दूं? मैं उनका सलाहकार थोड़े हूँ। लेकिन हाँ, जब कोई सलाह मांगेगा तो दूंगा। सुखराम विश्नोई जी कहते हैं, रघुवर दास राज्यपाल हैं, यदि प्रचार करने आते हैं तो इस्तीफा देकर आना चाहिए। यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को कुचल दिया, बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ। ये बहुत जेन्युइन प्रतिक्रिया। रुद्राभाई दिल्ली से 280 किलोमीटर पड़ता है, खाटू श्याम सीकर जी में राजस्थान में ये बातें चल रही हैं। आगे में अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं कि संडे, अच्छा आगे ये व्यक्तिगत बातचीत चल रही है, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं तलाश रहा हूँ। श्री किरण जी कह रहे हैं, कनाडा में 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा 1.3 लाख भारतीयों का वर्क परमिट, लौटना होगा देश, डंका बज रहा है विश्व गुरु का। ये एक अलग विषय है, इस विषय पर बात होगी, हमने बात की भी है समय समय पर। नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, यूपी में 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस को देना चाहिए जबकि उसके पास 1 सीट है? कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहिए नंदलाल यादव जी।
कांग्रेस गाजियाबाद सीट लड़कर क्या करेगी? गाजियाबाद में मुझे लगता है सीट जीते हुए 25-30 साल हो गए, वो तो हारना ही है सीट। बीजेपी की सीट है, वो आके समाजवादी पार्टी लड़ ले और जीत के दिखा दे। वो खैर की सीट कांग्रेस को दे करके क्या होना है? वो भी सीट कांग्रेस ने 2 दशक से नहीं जीती है। लड़ ले समाजवादी पार्टी, जीत ले। एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस उपचुनाव में जीतेगी तो समाजवादी पार्टी के दम पर जीतेगी, और जब उसको वो सीट ही नहीं दी जाएगी जो जीत सकती है, उसको वही सीट चुन के दी जाएगी जहां बीजेपी ही जीतती आई है, तो कांग्रेस को अच्छा है। मैं संदेश भेज रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि हम एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। यह सबसे बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी लड़े, कांग्रेस उसको समर्थन करे। ये इससे मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूं। कांग्रेस को कोई सीट लड़ने की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में। सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने दे और फिर देखें कि समाजवादी पार्टी क्या वो सीट जीत पाएगी जो वो कांग्रेस को देना चाहती थी। देख लीजिए, बाकी सीटें जो जीतने वाली हैं, जीत सकती हैं, उस पर तो आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। जो सीट हमेशा बीजेपी जीती है वहां पे कांग्रेस को दे रहे हैं। बाद में कहेंगे कांग्रेस को जितनी सीटें दी वो हार गई। हारेगी भाई, पहले हारेगी। तो अगर जीतेगी तब जब आपका दम खम होगा। आप तो बड़े भाई है ना, आप बड़े भाई हैं उत्तर प्रदेश में। आप अपना दम खम दिखा नहीं सकते। आप जो सीट जीत नहीं सकते वो सीट आप कांग्रेस को देंगे। अच्छा रखिए अपने पास। आगे देखिए, श्री किरण जी कह रहे हैं अगरबत्ती जलाकर घंटा बजाने से अच्छा है मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ लो, गुलामी करने से बच जाओगे। गठबंधन बनाया नीतीश ने, कांग्रेस से ना हो पाता। नीतीश गठबंधन बना कि बनाए क्या? नीतीश तो भाग चले। गठबंधन में जब रखने की क्षमता ही नहीं थी उनकी, तो आप क्या बोले आपको। रुद्रा जी करें, श्री किरण जी पहले बात तो समझो, कनाडा को बेनिफिट होता। 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। और नीतीश खालिस्तान समर्थक था, निज्जर खालिस्तान समर्थक था, मरवाया, अच्छा किया। पुन्नू भी खालिस्तान समर्थक था। आप हंसी मजाक बहुत करते रहते हैं, ऐसे सपाट हंसी मजाक मत कीजिए। उसमें वो क्या बोलते हैं, वो मुस्की वाला स्माइली डाल दीजिए तो पता लगे कि हाँ आप मजाक में बोल रहे हैं। नंदलाल जी कह रहे हैं प्रेम सर आज आप सुपारी ले लिए हैं अखिलेश का। कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़कर शेष कांग्रेस के व्यवहार का वर्णन भी होना चाहिए। देखिए नंदलाल जी, सुपारी ली है या क्या है, चलिए आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जो अगर तथ्यात्मक बातों में कहीं कुछ गलत कहा हो तो आप कह दीजिए। इंडिया गठबंधन नहीं होता तो क्या अखिलेश यादव 37 सीट जीत लेते? बताइए ना, इस साल इस बात का जवाब दे देते। क्या जीत पाते? क्या नहीं जीत पाते। इंडिया गठबंधन बना इसलिए सफलता मिली, और उसके बाद में आप जाकर के महाराष्ट्र में 8 सीट की घोषणा कर देंगे और 8 मुसलमान। राजनीति आप ही को आती है, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप सिर्फ इंडिया गठबंधन के बीच भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और वो अबू आजमी क्या बोल रहे हैं, किसने माँ का दूध पिया है, हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, 8 MLA हमारे हो जाएंगे। पूरे देश के हिंदुओं को आप अपने से तोड़ना चाहते हैं क्या? ये राजनीति है, आप रोक नहीं सकते अबू आजमी को ऐसी फालतू बातें बोलने से। तो ये सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की सुपारी हमने ऐसे ही नहीं ले ली है, उसका ये कारण है। भैया अखिलेश यादव मुरादाबाद में क्यों आपने एसटी हसन का काट करके नीरा यादव को टिकट दिया? वहां भी मुसलमान को ही खड़ा करते ना, वहां तो जेन्युइन सीट था, वहां मुस्लिम बहुल सीट था। और महाराष्ट्र में जाके 8 की 8 सीटें आपको मुसलमान उम्मीदवार दिखता है। मजाक बना के रखे हैं क्या? गठबंधन चलाएंगे। तो नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, कभी सपा के पास 36 सीट थी। वो स्वर्णिम काल था जब रक्षा मंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। 36 सीट थी, पहुंची कहां? पिताजी ने सत्ता दी अखिलेश यादव को, बचा पाए क्या? क्यों?
क्योंकि ये जिस तरह से राजनीति करते हैं, आपके साथ न कोई चंद्रशेखर आजाद जुड़ पाता है, न मायावती जुड़ पाती है, न वो निषाद पार्टी के लोग जुड़ पाते हैं, न तो आपको राजभर जी जुड़ पाते हैं, कोई जुड़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं जुड़ पाता है, ये समझना पड़ेगा। और जब तक नहीं जुड़ेगा तो बीजेपी जिंदा रहेगी, मजबूत रहेगी, योगी का राज रहेगा। आपको समन्वयवादी बनना पड़ेगा। केवल यादव और मुस्लिम से राजनीति नहीं चलती, हमेशा विपक्ष में रहेंगे अगर केवल यादव और मुस्लिम करेंगे तो। श्री किरण जी कहते हैं कांग्रेस ने कुछ गलती की, रंगा बिल्ला तंग तड़ीपार को कुछ आता नहीं, कोई तारीफ करे, कोई उन पर किताब लिखे, खुश, अगल बगल के चमचे सलाह देते, खुश होकर निर्णय लेता, बाकी कुछ नहीं। श्री किरण जी लिख रहे हैं मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही निवासी के अलग अलग पते हैं, बस और कुछ भी नहीं। वो मैं लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी, आपने सही कहा, सब लोग कांग्रेस को ही ब्लेम करते हैं, सेल्फिश लोकल पार्टीज हु यूजेस कांग्रेस। ठीक है, ये बात नंदलाल यादव जी की आलोचना, वो जल्दी आलोचना हमारी करते नहीं है, और उन्होंने की है, हम उनकी आलोचना को बहुत संजीदगी से लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक गठबंधन के तौर पर, राजनीतिक सोच के तौर पर, इस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर के जो हमारी राजनीतिक समझ कहती है, उसमें अखिलेश यादव ने ब्लंडर किया है। तो क्या पुराने ब्लंडर्स को याद करके इस ब्लंडर की हम हिमायत करेंगे? नहीं कर सकते। सुखराम विष्णु जी लिख रहे हैं प्रेम जी, आपकी एक एक शब्द सच है, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, मौका क्यों दिया है? इंडिया कांग्रेस के साथ होने से सीटें मिली है, उत्तर प्रदेश में नहीं तो कुछ नहीं था। चलिए, ये सारी बातें बहुत हमने कर ली हैं और प्रतिक्रियाएं भी हमने कुछ ली हैं, लेकिन मैं थोड़ा मुश्किल होता है अकेले बोलते हुए प्रतिक्रियाओं को दिखाना, बोलना, ये मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त बातचीत कर ली है, चर्चा कर ली है। और आप सबसे आग्रह है कि अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बटन दबाइए शेयर इसका, ज्वाइन का, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।